करते हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, खास तौर से पीवीआर का शेयर। इनफैक्ट एक महीने का चार्ट आप लेकर आइएगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा शांत है, लेकिन हर वीकेंड पर सिर्फ और सिर्फ पीवीआर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और आज के लिए वीकेंड्स तक चर्चा सीमित नहीं है, हर रोज स्टॉक में जिस तरह की तेजी बनती दिखाई दी है, काफी बढ़िया रिटर्न्स, करीब 13% तक का इजाफा अगस्त के महीने में स्टॉक ने आपको कमा कर दिया है। अब एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस हिट्स आने लगी है। पठान के साथ शुरुआत हुई थी और उसके बाद आप देखिए क्या बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला। एटलीस्ट हिंदी बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड 630 करोड़ तक का कलेक्शन दिखाया है। जेलर ने करीब 600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिखाया है। और अब यहां से आगे एक और शाहरुख खान की बड़ी हिट फिल्म आने वाली है। इसमें मैंने OMG 2 नहीं गिना है, जो दूसरी फिल्में आई थी वो नहीं गिनी है, लेकिन देव ऑल बीन ग्रेट हिट्स। करण तौरानी इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और करण, मुझे याद है कुछ एक महीने पहले जब आपसे बात हुई थी, तब आपने यही इनफैक्ट प्रिडिक्ट किया था कि फॉर्चून्स पूरी तरह से बदल जाएंगे जिस तरह का लाइनअप है। ये बताइए, इस समय जो करंट रनिंग्स देखने को मिली हैं बॉक्स ऑफिस पर, कितनी कमाई हो पाई है ये अगस्त के महीने में विद दीस कपल ऑफ फिल्म्स जो पीवीआर के लिए आई। और ये सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस नहीं है, ओपेनहाइमर, बाबी के भी कलेक्शंस काफी जोरदार रहे थे। हेलो अर्शिता, गुड आफ्टरनून। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली एक रिस्पाइट दिखने आ रहा है। हमने पीवीआर को तकरीबन 3 हफ्ते पहले अपग्रेड भी किया था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जा रही थी। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली जो आपका कंटेंट है उसमें इंग्लिश और रीजनल कंटेंट तो चल ही रहा था पिछले 1 साल से, बट हिंदी कंटेंट का बहुत बड़ा लैग था। आई थिंक हिंदी कंटेंट में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। आई थिंक अगर हम देखें पिक्चरों को, लास्ट ईयर की बात करें तो KGF और 2 और RRR और भूल भुलैया के बाद ऐसी कोई बड़ी हिट पिक्चर आई नहीं थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमने दृश्यम और ब्रह्मास्त्र ऐसी पिक्चरें देखी थी। और फिर ये साल जनवरी पठान के साथ चालू हुई और उसके बाद आई थिंक अगेन केरला स्टोरी के अलावा और कोई बड़ी पिक्चर नई कलेक्शन हो पाई थी। तो आई थिंक लास्ट 2 महीने से सिचुएशन काफी इंप्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि रॉकी रानी, प्रेम कहानी ने कलेक्शंस रीजनेबल नंबर के किए हैं। गदर 2, OMG 2 ये भी मूवीज ने कलेक्शंस अच्छा किया है। तो अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक कंटेंट जो है वो कंटेंट चेंज हो रहा है। कंटेंट VFX ड्रिवन कंटेंट आ रहा है, फ्रेंचाइज ड्रिवन कंटेंट आ रहा है। तो अगर आप हिट पिक्चरों की बात करें, जो भी ये सारे मूवीज है, ये कोई भी रीमेक नहीं है साउथ या इंग्लिश फिल्मों की, ये सब ओरिजिनल मूवीज है या ये सब हिंदी फ्रेंचाइज फिल्म्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिस। तो एक ये बहुत ही अच्छा साइन है कि फ्रेंचाइज बेस्ड मूवीज बन रही है और रिस्पाइट आ रहा है हिंदी बॉक्स ऑफिस में। इसके अलावा आई थिंक टिकट प्राइसेस में अगर हम बात करें तो सपोर्ट हॉलीवुड से भी बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल, ओपेनहाइमर जैसी मूवीज, बारबी, ये सारी मूवीज ने हॉलीवुड फिल्म ने भी अच्छा किया था जुलाई के मंथ में। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें, आई थिंक अगस्त का महीना ये पहला महीना होगा कि हमने प्री कोविड ऑक्यूपेंसी के आगे हम चले गए हैं। मेरे अंदाजे से आई थिंक ये महीने की ऑक्यूपेंसी तकरीबन 35 से 36% के प्रतिशत के आसपास हो सकती है मल्टीप्लेक्सेस के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इनफैक्ट आज सुबह पीवीआर की तरफ से वो स्टेटमेंट भी आ रहा था कि हाईएस्ट एवर मंथली एडमिशंस देखने को मिले हैं अगस्त के महीने में। ये बताइए कि यहाँ से आगे अगर फिर नंबर्स की डिलीवरी की बात हो, कंस्ट्रिंग अब अगले हफ्ते मेरे ख्याल में पठान रिलीज होगी और उसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको तो बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जवान, आई बेग योर पार्डन, नॉट पठान, जवान। ये बताइए, ये कितना लेकर आ सकती है? एक्सपेक्टेशन क्या है इस समय जब आप लोगों से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में आई एम श्योर हलचल चल रही होगी, आप उन लोगों से काफी संपर्क में रहते हैं। तो अगर हम जवान की बात करें तो मेरे हिसाब से ट्रेलर को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरे हिसाब से जवान की जो ओपनिंग नंबर्स होगी वो गदर 2 के आसपास होगी, अगर हम ओपनिंग डे या ओपनिंग वीकेंड की बात करें। उसके बाद टिपिकली यही डिसाइड किया जाएगा कि कंटेंट किस तरीके से जाता है। अगर कंटेंट ऑडियंस को अच्छा लगता है तो ये पिक्चर 350-400 करोड़ के तकरीबन नंबर कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, नेट बॉक्स ऑफिस की बात करें। और अगर कंटेंट अगर नहीं बैठ पाता है तो ये पूरी 250 करोड़ तक आके खत्म हो जाएगी, बिकॉज इसका ओपनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो ये पूरा कंटेंट पे निर्भर करता है। बट जवान के अलावा अगर हम देखें तो आगे चल के पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। 2-3 बड़ी पिक्चरें आ रही है, रणबीर कपूर की एक मूवी है, शाहरुख खान की और एक मूवी है दिसंबर में, डंकी, जो आ रही है।
प्लस सलमान खान की एक मूवी आ रही है दिवाली के आसपास, और प्लस एक अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है। तो आई थिंक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो मीडियम बजट मूवीज है, जो स्मॉल बजट मूवीज है, वो अभी तक क्लिक नहीं हो पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, जबकि जो बड़े पिक्चर हैं सिर्फ वही चल रहे हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स कुछ 20 या 30% नीचे आ गई है। नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, वो नंबर नीचे आ गए हैं। और हमारी जो डिपेंडेंस है वो लार्ज बजट फिल्म पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम प्री कोविड की बात करें, तकरीबन 45 से 50% की जो बॉक्स ऑफिस थी वो बड़े पिक्चरों से आती थी। अभी वो नंबर 85 to 90% के आसपास हो गए। 90% बॉक्स ऑफिस आजकल बड़े बजट पिक्चरों से आती है। तो ये बड़े बजट पिक्चरों का कंसिस्टेंटली चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम देख रहे हैं ऑक्यूपेंसी नंबर्स क्यों रिवाइव हुए, बिकॉज ये बड़े बजट पिक्चर कंसिस्टेंटली लास्ट 2 महीने से चल रहे हैं। करण करण अब एक चीज़ पे आते हैं, प्राइसिंग। और हिस्टोरिकली आपने जब से हमसे बात की है, आपने प्राइसिंग को लेकर हमेशा कमेंट किए हैं। और अब मैं आपके कमेंट चाहूँगा कि जिस प्रकार की आई थिंक फुटफॉल है, जिस प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं मूवीज़ पर, जिस प्रकार का लाइनअप है, ये दिवाली तक आपको क्या लगता है? मीन क्योंकि अब पीवीआर के पास एक तरीके से एक मोनोपोली भी है, तो अभी तक वर्सेस लास्ट 3 मंथ प्राइसेस कितने बढ़ पाए हैं, कितना स्कोप है? एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो वीकडेज में अपने जो फूड आइटम्स के और बेवरेजेस के प्राइस रेशनलाइज करे थे, उससे क्या जो फूड एंड बेवरेजेस रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा क्या, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं वो कंपनसेट कर देगा उसको? राइट, तो मेरे हिसाब से अगर हम टिकट प्राइसेस की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आई थिंक प्रीमियम कंटेंट आ रहा है, तो उसके हिसाब से टिकट प्राइस को भी रिस्पाइट मिल रहा है। तो पिछले 3 महीने से अगर हम देखें, अप्रैल में जून क्वार्टर से लेके जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर हम देखें, तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट होएगा टिकट प्राइसेस पे। टिकट प्राइसेस अगर हम बात करें ऑलरेडी 20 से 25% ज्यादा चल रही है प्री कोविड टाइप से। सो डेफिनेटली टिकट प्राइसेस इंक्रीज होते ही जा रही है। आई थिंक ये यहाँ पे सस्टेन हो सकता है अगर कंटेंट अच्छा है। प्लस ये लोग ने और एक चीज किया है कि इन्होंने डायनामिक प्राइसिंग भी लेके आए हैं कि अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स कोई स्क्रीन में 30 से 40% हो जाती है तो टिकट प्राइसेस वो लोग बढ़ा देते हैं बाकी के सीट्स के लिए। तो ये सारे चीजों से इनको फिलिप मिलेगा और टिकट प्राइसेस यहाँ से बढ़ेगी, और मोनोपोलिस्टिक अप्रोच तो डेफिनेटली है। दूसरी अगर हम बात करें फूड की, तो आई थिंक फूड की जो वॉल्यूम्स है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर हम स्पेंड पर हेड की बात करें, उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट स्पेंड पर हेड 30 से 35% हाई चल रहा है अभी प्री कोविड टाइम से, तो वहां पे भी ट्रैक्शन मेंटेन रहा है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, बट आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, जो मेन्यू इनोवेशन आ रहा है, जो सिनर्जीज आ रही है, जैसे कि आइनॉक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज में अभी नॉनवेज चालू हो गया जो पहले नहीं था। प्लस आई थिंक जो प्राइसिंग है, जो मेन्यू बढ़ाने की बातें, मतलब आइटम्स बढ़ाने की बातें हैं, पीवीआर में वैरायटी ज्यादा थी मेन्यू की, आइनॉक्स में कम थी, तो वो अभी आइनॉक्स में भी मेन्यू की बढ़ावट हो रही है आइटम्स की। तो ये सारी चीजों की वजह से आई थिंक जो फूड प्राइसेस है वो भी एलिवेटेड रहेंगे। अब सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स इन्होंने किया है कि 30-35% ये महीने का जो भी है, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 35% ऑक्यूपेंसी लेवल हमेशा के सस्टेनेबल रहेगा, बट अगर ये कंपनीज 27 से 28% का ऑक्यूपेंसी भी सस्टेनेबल बेसिस पे ले आ पाती है, तो देन आई थिंक यहाँ से स्टॉक में 10 से 15% का अपसाइड बन सकता है। बिकॉज क्लियरली अगर हम बात करें, इनका परफॉर्मेंस बहुत वोलेटाइल रहा है। जब कोविड के बाद सिनेमाज खुले थे तो ऑक्यूपेंसी 30% हुई थी वो क्वार्टर की। उसके बाद आई थिंक 4 या 5 क्वार्टर के बाद ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे ऑक्यूपेंसी वापस 30-35% के आसपास आके पहुंचेगी। तो अगर ये ऑक्यूपेंसी अगर 27-28 पे भी ऑन एन एवरेज सस्टेन हो पाती है तो ये स्टॉक पे अच्छा खासा अपसाइड बनता है। ओके, चलिए अब हम दो स्टॉक्स पर और बात करेंगे। और क्योंकि वायाकॉम 18 को बीसीएसए से जो मीडिया राइट्स मिले हैं लगभग 6,000 करोड़ रुपए में, टीवी और डिजिटल राइट्स दोनों 5 साल के लिए 88 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे, उसके राइट्स मिले हैं। करण, आप इसको कैसे देखते हैं? स्टॉक्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस जो कार्यक्रम को आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, इस कार्यक्रम का और चैनल का स्वामित्व इन्हीं कंपनियों के पास है। आपका व्यू क्या है? देखिए, एक तो राइट्स मिलना प्लस कलेक्टिवली, आई मीन आपको जब डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स मिलते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है? आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस मैच को दिखा पाएंगे। ये आपको किस प्रकार का माइलेज, वरीयता प्लस एडवर्टीजमेंट में जो एक आपको प्रीमियम थोड़ा मिल पाएगा, उसकी कितनी बड़ी गुंजाइश हो जाती है इससे? तो इसमें अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपसे शेयर करूं, तो जब आईपीएल हुआ था तो आईपीएल हमेशा से जो राइट्स होती थी वो टीवी डिजिटल साथ में था। लास्ट ईयर पहली बार था कि आईपीएल को अनबंडल किया गया था, टीवी डिजिटल अलग अलग किया गया था। ये अनबंडलिंग की वजह से और जो एडवर्टाइजमेंट एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से
आईपीएल की रेवेन्यू तकरीबन 20% नीचे थी लास्ट ईयर के अगर हिसाब से हम देखें तो। टीवी डिजिटल के नंबर्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट ब्रॉडली नंबर्स डाउन था। इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटफॉर्म एक राइट्स लेते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, वो लोग बंडलिंग नहीं कर पाते हैं। एडवर्टाइजर को एक चॉइस मिल जाती है कि मैं टीवी पे जाऊं, मैं डिजिटल पे जाऊं, तो वो लोग क्या प्राइसिंग के लिए उनको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। जब दो मतलब एक ही प्लेटफॉर्म दोनों राइट्स लेता है तो ये बहुत ही विन विन प्रोपोर्शन होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इवेंचुअली आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो आपके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। एडवर्टाइजर को अगर ये प्रॉपर्टी पे एडवर्टाइज करना है तो वो आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली प्राइसिंग पे रिस्पाइट मिलता है। दूसरी एक बड़ी चीज है कि आप एक बड़े व्यूअरशिप या बड़े टारगेट ऑडियंस पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज आपके पास टीवी भी है, डिजिटल भी है। आप दोनों को क्रॉस सेल करके सिनर्जी करके दोनों का बेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। तो अगर ये बात हुई है कि दोनों प्लेटफॉर्म टीवी डिजिटल के राइट्स एक ही प्लेटफॉर्म वाईकॉम के पास गई है, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पाइट है। क्योंकि अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो आईपीएल में जो प्रीमियम्स थे पर मैच बेसिस पे वो कुछ 120% थे। बीसीसीआई के बायलैटरल सीरीज में प्रीमियम्स वर्सेस अर्लियर साइकिल की बात करें तो सिर्फ 13 या 14% है। बट आईपीएल के जो डिजिटल प्रीमियम्स थे वो 17 से 80% के आसपास थे, और जो टीवी प्रीमियम थे वो कुछ 25 से 30% के आसपास थे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो टीवी के प्रीमियम 60% है और डिजिटल के प्रीमियम 40% है बेस प्राइस के अगेंस्ट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा सिनारियो है कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म दोनों राइट्स लेता है वो उसका बेस्ट यूज कर सकता है और बेस्ट तरीके से मोनेटाइज कर सकता है। सो एक बहुत ही बड़ा फिलिप मिलेगा रेवेन्यू ग्रोथ को, बिकॉज आप टीवी डिजिटल का सबसे बड़ा स्केल पर रेवेन्यू मोनेटाइज कर पाएंगे। करण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए इन दोनों ही मुद्दों पर। पीवीआर ऑफ कोर्स आज